हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसा कि हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में पढ़ा था, वहाँ पर एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा था, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं, उस प्रेसिपिटेट जो कि हम किसी भी रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उस प्रेसिपिटेट को सीधे से पहले फॉर्म करवाते हैं। डेफिनेटली कोई सॉलिड मास होगा जिसको हम फॉर्म करवा रहे हैं और उसका प्योर फॉर्म प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने प्रेसिपिटेशन फॉर्म करा लिया। जो भी एनालेट हैं हमारे जिनको हमें एनालाइज करना है उनका प्योर फॉर्म जो है उसका प्रेसिपिटेट करवा रहे हैं या फिर उनकी रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्योर फॉर्म बनवाने के बाद जब वो मास में दिखने लगता है तो उसकी वेइंग कर ली जाती है। ठीक है, और वेइंग करके पता कर लिया जाता है कि वो कितना बना है। तो इससे हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है उसकी वेइंग से पता लग जाता है कि कितना एनालेट हमारे पास प्रेजेंट था। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किस चीज़ से कंसर्न्ड है? मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट एंड फाइनली उसको वे करते हैं किसको, जो की प्रोडक्ट बनता है। करेक्ट। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट्स, आयंस और रेडिकल्स इनटू स्टेबल कंपाउंड। डेफिनेटली जब हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो वो स्टेबल होना चाहिए जिससे कि वो उस सॉलिड फॉर्म में रहे और उसे हम वे कर पाए। ठीक है, कि कितना बना हुआ है और उसका फिर हम कितना बना हुआ है का मतलब क्वांटिफिकेशन कर पाए कि कितना बना है। करेक्ट। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि कोई मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, तो कोई अगर मिक्सचर प्रेजेंट है और उस मिक्सचर में दो तरीके के एनालेट प्रेजेंट हैं, तो दो तरीके के एनालेट प्रेजेंट हैं, हमें पता करना है एनालेट ए के बारे में। ठीक है, और एनालेट बी के बारे में हमें नहीं पता करना है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, कोई ऐसी रिएक्शन करा देंगे, ऐसा कंपाउंड उसमें ऐड कर देंगे कि जो एनालेट ए है वो रिएक्ट करके सॉलिड मास प्रोड्यूस कर दे। तो सॉलिड मास प्रोड्यूस कर दे, उसके बाद हम उसको डायरेक्ट फिल्टर आउट करके ड्राई करके वेइंग करके क्वांटिफाई कर लें कि कितना मास प्रेजेंट था उसमें। कैलकुलेशन का मेथड हम आगे देखेंगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट कैसे करते हैं इस मास को, ये हम आगे देखेंगे। अब बात आती है कि प्रेसिपिटेशन मेथड इसके लिए यूज़ हो सकता है क्योंकि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, कई तरीके से किया जा सकता है इसका। तो पहला मेथड हम कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन से, जो कि हम वाइडली यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया कि यहाँ पर हम प्रेसिपिटेट बना रहे हैं एक एनालेट का और हम उसे सेपरेट आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो एक हो गया प्रेसिपिटेशन मेथड। एक और भी मेथड है जिसको हम बोल सकते हैं वोलेटिलाइजेशन मेथड। तो वोलेटिलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जो भी हमारा एनालर्ट होता है और या फिर उसका जो भी डिकम्पोज प्रोडक्ट होता है उसको हम वोलेटिलाइज कराते हैं। ठीक है, एक सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद क्या करा जाता है कि उसके प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है और वेइंग कर ली जाती है। अल्टीमेटली हम कर यहाँ पर भी वेइंग रहे हैं। देखिए, वेइंग कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। किसी चीज़ का वेट आ रहा है तो वेट हम ना किसी चीज़ का कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ग्रेविमेट्रिकली उसे एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ में वजन होता है तभी ग्रेविटी के लिए वो सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए उसको हमने नाम दे दिया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, क्योंकि हम यहाँ पर एक किसी मास को की वेइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मेथड हो गया प्रेसिपिटेशन मेथड, जिसे हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री के नाम से भी बोल सकते हैं इसको। एक मेथड हो गया वोलेटिलाइजेशन मेथड, इसको हम वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री बोल सकते हैं। और तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड या फिर इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी एनालेट है उसको हम किसी इलेक्ट्रिसिटी
पास करवा के कहीं डिपॉजिट करा सकते हैं एनालेट को। ठीक है, तो एनालेट इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, उसे फिर स्क्रैप आउट करके कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसकी वेइंग कर ली जाएगी। अल्टीमेटली वेइंग यहाँ पर भी होनी है, बट हमारे पास जस्ट मेथड अलग अलग हैं कि कैसे हम इस सॉलिड को पा रहे हैं। ठीक है, कैसे हम इस सॉलिड को कलेक्ट कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है इन तीनों मेथड में। अल्टीमेटली लेकिन हमें क्या करना है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको वेइंग करके पता करने हैं, क्वांटिफाई करना है कि वो कितना है। ठीक है, तो इस सब को क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कि किसी एनालेट को हम कैसे उसके मास को क्वांटिफाई करते हैं वेइंग करके, उसके प्रोडक्ट को कलेक्ट करके वेइंग करके। ओके, तो ये तो था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का बेसिक। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मतलब कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जब हम करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। बेसिकली हम इसको लेके चलेंगे प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू ज़्यादातर, क्योंकि हम यही मेथड जनरली यूज़ कर रहेंगे। ठीक है, तो और आपके सिलेबस में भी को प्रेसिपिटेशन एंड प्रेसिपिटेशन इन सब की बात की गई है, तो आपको मेनली प्रेसिपिटेशन मेथड से ही ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को समझना है, तो इसीलिए हम वही स्टेप्स को पढ़ेंगे मेनली। करेक्ट, तो पहला स्टेप क्या आ सकता है, जैसे कि आपके पास कोई सैंपल है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आप करने वाले हो तो सॉलिड फॉर्म में कोई सैंपल आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस सॉलिड फॉर्म में जो भी आपके पास सैंपल प्रेजेंट है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो भी इसके सूटेबल सॉल्यूशन होगा उसमें डिसॉल्व कर लिया जाएगा। उसके बाद इसमें कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला जाएगा, जिस भी एनालेट को हमें इसमें से डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट डाला जाएगा और ये प्रेसिपिटेट क्या करेगा, आगे यहाँ पर प्रेसिपिटेशन करा देगा। सॉरी, प्रेसिपिटेट नहीं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, कोई भी एजेंट जो होगा, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें हमारा प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, इसको सेपरेट कर लिया जाएगा और इसकी वेइंग कर ली जाएगी। तो बेसिकली यही सारे स्टेप्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। तो हमारा जो पहला स्टेप आ जाता है वो आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। डेफिनेटली जो हमने अभी देखा था कि हमने हमारा जो एनालेट था, सॉलिड था, उसको हमने किसी चीज़ में डिसॉल्व किया था, तो हमने एक सोल्यूशन बनाया था। अब वो सोल्यूशन किस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, आंसर में भी आप यही लिखोगे कि उसका अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एनालेट, कि उसका प्रेसिपिटेशन कैसे हो रहा है, उसको कितना पीएच चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द नीड, मतलब कि जैसा आपका एनालेट है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसका सोल्यूशन बनाओगे। ठीक है, कैसी सॉलिबिलिटी है आपके जो आपका जो सैंपल है उसकी सॉलिबिलिटी कैसी है, किस चीज़ में सॉलिबल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सोल्यूशन बनाएंगे। और क्योंकि आपको अभी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना है उसमें, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कराना है, तो वो सारी कंडीशंस को अचीव करना है कि वो रिएक्शन जो कराना चाह रहे हो आप, उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, उस हिसाब से सोल्यूशन आपका बन जाएगा। करेक्ट, और इन सोल्यूशंस की जो वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा ही होती है जनरली, क्योंकि बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में सोल्यूशन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ेंगे, क्या कराना है हमें, प्रेसिपिटेशन कराना है। तो प्रेसिपिटेशन कराने के लिए क्या हमें डालना पड़ेगा, उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि सारी की सारी प्रोसेस जो स्टेप्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर है हमारा प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इस स्टेप पे हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेसिपिटेशन कराते समय हमारे इम्प्यूरिटीज जनरेट हो जाए। तो हम कर क्या रहे थे प्रेसिपिटेशन कराने के लिए, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, अब हमारे पास एक ऑलरेडी सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, जो उसमें हमने अपना एनालेट जो है डिसॉल्व कर रखा है। अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं,
एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करना है, तो ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी जनरली हमारा क्या हम यूज़ करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही यूज़ करे जाते हैं। सल्यूबल फॉर्म मतलब सोल्यूशन फॉर्म में ही इन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हमारे, अब देखिए क्या होता है इसमें कि जैसे ही हम पहली ड्रॉप इसके अंदर जाएगी इस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की, तो यहाँ रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, पहला, तो जब पहला प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको हम न्यूक्लिएशन कहते हैं। अभी आप स्टेप्स पढ़ोगे अभी मैं आपको क्लियर करूंगी कि प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, तो उसके स्टेप्स में आप देखोगे कि पहला जो बना उसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिएशन कह रहे हैं, यानी एक न्यूक्लियस, एक बीज स्टार्ट हुआ बनना। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रेसिपिटेट के वो आपस में क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं, एग्रीगेट हो जाने लगते हैं और एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस पॉइंट पे एक ड्रॉप एक्स्ट्रा हम यहाँ से प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करने वाले हैं, तो या तो क्या होगा, एक नया न्यूक्लियस बन जाएगा। अगर हम यहाँ से प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि एक नया न्यूक्लियस बन जाए, या ये हो सकता है कि पुराने वाले न्यूक्लियस के आसपास ही एग्रीगेशन हो के ये न्यूक्लियस बड़ा होता चला जाए। ठीक है, यानी एक मास बन जाए। ओके, तो इसके लिए एक रिलेशनशिप है रिलेटिव सुपर सैचुरेशन का। तो ये जो मैंने अभी आपको प्रोसेस एक्सप्लेन की कि पहला ही ड्रॉप पड़ते ही यहाँ पर सुपर सैचुरेशन हो जाता है, इस टर्म को बोलते हैं, न्यूक्लिएशन जहाँ पर स्टार्ट हो जाता है इस टर्म को बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया कि ये चीज़ हम जब कह रहे थे कि एक एक्स्ट्रा ड्रॉप हमारी जो ऐड करी जा रही है वो नेक्स्ट न्यूक्लियाई बनाएगा या फिर एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई पर ही प्रेसिपिटेट इकट्ठा करता रहेगा, ये सब किस एक क्वेश्चन है उससे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जो कि कहलाती है वॉन वीरमान रेशियो। ठीक है, वॉन वीरमान रेशियो जो होता है उसमें रिलेटिव सुपर सैचुरेशन देखा जाता है Q माइनस एस डिवाइडेड बाय एस, जहां पर Q क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर प्रेसिपिटेशन, यानी ये जो कंसंट्रेशन था जो कि प्रेसिपिटेशन होने से पहले था। ठीक है, तो वो माइनस एस solubility of precipitate in the medium from which it is being precipitated। तो S क्या है, यहाँ पर solubility है इस प्रेसिपिटेट की इस मीडियम में जहां से ये प्रेसिपिटेट हो रहा था। तो ये जो रेशियो है रिलेटिव सुपर सैचुरेशन का, इससे प्रेडिक्ट किया जाता है कि जो पार्टिकल साइज है इसके अकॉर्डिंग क्या है सुपर रिलेटिव सुपर सैचुरेशन में, कि जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, ये जो जिससे ये बन रहा है प्रेसिपिटेट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉलिड सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है ना, तो जो ये आपका जो पार्टिकल साइज है वो आपकी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव सुपर सैचुरेशन। ठीक है, तो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन हो गया ये। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि हमारा जो पार्टिकल ग्रोथ है इसकी प्रेसिपिटेट की या पार्टिकल ग्रोथ कह लो, हमें वो चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इकट्ठा होके एग्रीगेट हो के इसकी ग्रोथ हो, ये ग्रोथ चाहिए, ना कि हमें न्यूक्लिएशन दोबारा चाहिए। तो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन रेशियो को हमें हमेशा स्मॉल रखना है। ठीक है, इस रेशियो को रिलेटिव सुपर सैचुरेशन रेशियो को हमें जनरली क्या रखना है, स्मॉल रखना है। ओके, तो स्मॉल रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस
जनरेट कर सकते हैं जिसमें हमारा जो Q है ये वो स्मॉल रहे, छोटा रहे, जितना पॉसिबल हो सके। तो क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कराएंगे क्या करके, डाइल्यूट सॉल्यूशंस को यूज करेंगे। तो क्या रहेगा, डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा तो इसका जो डिज़ोल्व होने की सॉल्युबिलिटी वाली जो चीज़ है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और Q हमारा क्या है वो छोटा हो जाएगा। तो Q छोटा करने का मतलब ये भी हो गया कि देखो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा तो होता क्या है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ठीक है, वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि डाइल्यूट है। यहाँ पर जो भी आपने सोल्यूशन या मीडियम यूज किया था वो बहुत डाइल्यूट रहेगा, तो आपका जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट्स का, जो कि आप प्रेसिपिटेशन में यूज करने वाले हो, उनका कंसंट्रेशन कम रहेगा। वो कंसंट्रेशन कम रहेगा, इसका मतलब क्या है, Q कम हो जाएगा। तो यहाँ आपने एक तरीके से Q कम कर लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ जो हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को ऐड कर रहे हैं उसको हम स्लोली ऐड करें, ठीक है, तो इससे भी हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम रहेगा, क्योंकि कम कम ही आपके जो रिएक्टेंट है ऐड होगा। मीडियम आपका डाइल्यूट है, रिएक्टेंट कम कम ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम हो जाएगा, यानी Q कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें Q ही कम करना है। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, इस मीडियम को हम स्टर करते रहें, ठीक है, स्टरिंग करते रहें सोल्यूशन की, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपका जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो एक ही जगह इकट्ठा होता रहे और यहाँ उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का। तो उसके लिए क्या अच्छा रहेगा कि स्टरिंग होती रहे और आपकी जो रिएक्टेंट है वो पूरे में फैलते रहे, यानी आपका जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो पूरे में डिसॉल्व होता रहे जिस समय आप उसको ऐड कर रहे हो। ओके, तो इस तरह से भी हमारा जो Q है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, वो कम रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कम रहेगा थ्रू आउट द सोल्यूशन। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट की सोल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इनिशियली हमें क्या चाहिए, इनिशियली हमें न्यूक्लिएशन नहीं चाहिए। तो ये जो हमारा मेन वाला है ना बड़ा, जहाँ पर हमें पहले न्यूक्लिएशन हुआ और उसके ऊपर हमें प्रेसिपिटेशन मिलने लगा, तो अगर हमारी सॉल्युबिलिटी ठीक होगी, ज़्यादा होगी, तो ये जो छोटे वाले पार्टिकल हैं ये बनेंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे। तो न्यूक्लियाई बन सकते हैं दूसरे, लेकिन वो डिसॉल्व होते रहेंगे, तो उसकी हमें सॉल्युबिलिटी इन्हांस करनी होगी। देखिए ऑलरेडी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हम बढ़ाएंगे तो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो हमें कम ही करना है, तो सॉल्युबिलिटी इन्हांस करेंगे, तो छोटे वाले जो न्यूक्लियाइज बन रहे थे जहाँ सुपर सैचुरेशन हो रहा था उसको हम अवॉइड कर पाएंगे। तो ये करने के लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इतना भी नहीं ऐड कर देंगे या फिर इतना भी हमें सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ानी, क्योंकि ये स्टेप बहुत क्रूशियल होता है। ऐसी भी ना हो जाए कि हम इतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दें जो हमारा सीड से जो हमारा मेन प्रेसिपिटेट बन रहा था वो भी डिसॉल्व होने लग जाए। ऐसी सॉल्युबिलिटी भी नहीं इंक्रीज कर देनी है, सिर्फ उसी लेवल तक इंक्रीज करनी है, उतना ही टेम्परेचर उसको देना है कि बस ये जो हमारे साथ में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, सुपर सैचुरेशन हो रहा था, वो स्लो डाउन हो जाए, कम हो जाए। ओके, तो ये तो था हमारा कि प्रेसिपिटेशन जिस समय हम करा रहे हैं तो हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होता है कि जो हमारा ये प्रेसिपिटेट बना है बेसिकली हमें उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि 30 मिनट टू 1 आवर इसको बॉइलिंग पॉइंट से नीचे इसको गर्म करने के लिए गर्म ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये जो आपका प्रेसिपिटेट बना है ये डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट का मतलब
डाइजेस्ट का मतलब होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं दोबारा से, और जो बड़े पार्टिकल हैं वो रीप्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिससे कि इस पार्टिकल की, सिंगल पार्टिकल की ग्रोथ होती है विद बेटर प्रेसिपिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स। इस प्रोसेस को ओसवाल्ड राइपनिंग भी कहते हैं। ठीक है, ओसवाल्ड राइपनिंग। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ओसवाल्ड राइपनिंग, तो आप कहोगे डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, जिसमें प्रेसिपिटेट को हॉट किया जाता है और उसको आधा एक घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है गरम, जिससे कि, अब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कि बॉइलिंग ना हो, एकदम सिर्फ गरम रखना है, जिससे कि क्या होगा, उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे और रीप्रेसिपिटेशन होगा बड़े बड़े पार्टिकल्स का, जिससे कि पार्टिकल ग्रोथ होगी और बेटर प्रेसिपिटेट कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो ओसवाल्ड राइपनिंग में भी यही लिखना है, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, अच्छा नेक्स्ट स्टेप से पहले एक चीज़ ये कि डाइजेशन क्यों कराना पड़ा है। डाइजेशन अभी आप पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगी कि कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है प्रेसिपिटेशन के टाइम पर। जब हम अभी हम इम्प्योरिटीज़ या प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में जब पढ़ेंगे, या फिर को प्रेसिपिटेशन के बारे में, कोलाइडल पार्टिकल्स के प्रेसिपिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये डाइजेशन कराया जाता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आने वाले आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगा कि हम डाइजेशन कौन सी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कराने के लिए कर रहे हैं। वो इम्प्योरिटीज भी, हम एक इम्प्योरिटीज एंट्रैपमेंट भी पॉइंट है जो कि हमें कम करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब हम कोलाइडल प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे, किसी प्रेसिपिटेशन की, या फिर को प्रेसिपिटेट या पोस्ट प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे, तब ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इसको इट टेक इट एज अ स्टेप ओनली कि यहाँ पर हमने डाइजेशन करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे वॉशिंग एंड फिल्टरिंग द प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पर हमने प्रेसिपिटेट बना लिया है, डाइजेस्ट करा लिया है, अब हमें उसे क्या करना है, वॉश करना है अलग करके। तो वॉशिंग जो है बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि हम वॉशिंग के टाइम पे क्या कर रहे हैं, एड्सॉर्ब्ड स्पीशीज को हटा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, और इम्प्यूरिटीज को भी डेफिनेटली हटा रहे हैं, जो भी आपके इस मीडियम में प्रेजेंट होंगी। तो एक हमें प्योर फॉर्म चाहिए। हम डेफिनेशन से देखते चले आ रहे हैं कि हमें प्योर प्रेसिपिटेट चाहिए। उसके लिए हमें वॉशिंग करनी है, उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन करना है। वॉशिंग करने के टाइम पर हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पार्ट होता है प्रेसिपिटेट का जो हमारा लूज हो सकता है, हम कुछ पार्ट को लॉस कर सकते हैं। तो और कई जगह पर ऐसा होता है जहाँ कोलाइडल प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, जहाँ पर पेप्टाइजेशन हो सकता है, उसको ऐसी कंडीशंस में भी हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या अमोनियम नाइट्रेट जैसे डाइल्यूट एसिटिक एसिड, इस टाइप के सॉल्वेंट्स को यूज़ करके वॉशिंग करा सकते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, उसके बाद इसको हमें क्या करना है, फिल्टर कर लेना है। वॉशिंग करानी है, वॉशिंग के बाद इसको हमें फिल्टर करा लेना है। तो फिल्टर पेपर या इग्निशन फिल्टर पेपर पे इसको हम फिल्टर करा लेते हैं। क्योंकि इग्निशन फिल्टर पेपर मैंने इसलिए बोला क्योंकि या तो हम फिल्टर पेपर पे ले लेंगे तो हम उसकी ड्राइंग करानी है, या हमें इग्निशन कराना है, जो कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसकी तरफ हमें बढ़ने के लिए इसका फिल्ट्रेशन कराना है। तो नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग एंड फिल्ट्रेशन, सॉरी या फिर इग्निशन। तो ड्राइंग और इग्निशन में क्या होता है कि इसमें हम मटेरियल हमें मिलेगा ड्राई होने के बाद या फिर इग्नाइट होने के बाद, जिसका एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर हमें पता होगा, जिससे कि हम
जो अमाउंट ऑफ एनालेट है उसको एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाए। ठीक है, तो अगर हम ड्राइंग की बात करें तो हीटिंग करेंगे हम 120 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जस्ट उसको हीट कर देंगे ओवन के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। अगर इग्निशन की बात कर रहे हैं हम, तो हम मफल फर्नेस के अंदर क्या कोई टेम्परेचर ले लेंगे जो कि रेंज करेगा 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक भी रेंज कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर हम ड्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो किस हमारे जो हमारा प्रेसिपिटेट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारा काम ड्राइंग से चल जाएगा या हम इग्नाइट करा सकते हैं उसको। तो दिस वाज द स्टेप। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है जब हमने ड्राई करा लिया, अब हम ग्रेविमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ जाती है नेक्स्ट स्टेप में ग्रेविमेट्रिक तो ग्रेविमेट्रिक कैलकुलेशन देख लेंगे। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, इससे आप डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ एनालेट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वेट ऑफ एलिमेंट आपको पता ही चल जाएगा, वेट ऑफ प्रेसिपिटेट आपको पता चल जाएगा इससे, जो आपने ऊपर यहाँ पर ड्राइंग इग्निशन करने के बाद इसकी वेइंग कर ली। ठीक है, तो वेट ऑफ प्रेसिपिटेट हमें पता है, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर लगाना है इसमें, देख लेंगे अभी कैसे लगता है, इंटू 100 डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल। आपने इनिशियली वेट ऑफ सैंपल क्या लिया था उसको रखेंगे, तो उसकी हेल्प से आप पर्टिकुलर एनालेट की परसेंटेज बता सकते हो। अब देखिए, पर्टिकुलर एनालेट की परसेंटेज या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज यहाँ आप बता रहे हो, इसका मतलब ग्रेविमेट्रिक फैक्टर उसी एनालेट के अकॉर्डिंग हमें रखना है। तो आप ग्रेविमेट्रिक फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं ग्रेविमेट्रिक फैक्टर, लिख लेते हैं इसको, ऑफ क्लोराइड इन AgCl। AgCl एक प्रेसिपिटेट बन रहा था। ठीक है, तो AgCl में अगर हमें Cl को एनालाइज करना है, हमने कहा ना परसेंटेज एनालेट, तो हमें Cl को एनालाइज करना है, यहाँ पर क्लोराइड आयन को एनालाइज करना है कि कितना एलिमेंट प्रेजेंट है क्लोराइड। तो उसे एनालाइज करने के लिए हमें ग्रेविमेट्रिक फैक्टर क्लोराइड का ही लगाना पड़ेगा। तो क्लोराइड का ग्रेविमेट्रिक फैक्टर कैसे लगाएंगे, तो अगर हम टोटल मास की बात करें, AgCl के एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक वेट लिख लेते हैं इसको, तो AgCl का कितना होगा, 143.32 के अराउंड होगा। एटॉमिक वेट ऑफ क्लोराइड की बात करें अगर हम क्लोरीन की, तो 35.45 अराउंड होता है। और हमारा जो सिल्वर है इसकी बात करें एटॉमिक वेट की, तो ये होता है हमारा लगभग 107.87। तो अगर अब आप फैक्टर निकालना चाह रहे हो कि इस टोटल AgCl में से ग्रेविमेट्रिक फैक्टर ऑफ Cl का क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर ऑफ क्लोराइड इन AgCl क्या होगा, AgCl का टोटल वेट कितना है, 143.32, और क्लोरीन का हमारा कितना होगा, 35.45, यानी टोटल 143 में से, AgCl का था ना ये 143, टोटल 143 में से 35.45 हमारा क्लोरीन है। ठीक है, इसीलिए हमने 143 में से 35.45 क्लोरीन है, तो ये इसका ग्रेविमेट्रिक फैक्टर होगा। इसको हम डिवाइड करके कर लेंगे तो आंसर आएगा इसका 0.2473। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविमेट्रिक फैक्टर ऑफ क्लोरीन इन AgCl। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर फैक्टर आपको निकालना है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का किसी प्रेसिपिटेट के अंदर, तो उस प्रेसिपिटेट का टोटल एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक वेट, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक वेट, उसको हम रखेंगे और हमारा ग्रेविमेट्रिक फैक्टर निकल आएगा। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन से हम परसेंटेज ऑफ एनालेट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सैंपल के अंदर। सैंपल का वेट यहाँ रख देंगे।
ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।